आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। हिजाब पर हंगामा और बवाल लगातार जारी है और इसका दायरा भी अब तेजी से बढ़ता जा रहा है। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि देश के अलग अलग राज्यों में अब तक इसके समर्थन और विरोध में प्रदर्शन तेज हो गए हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है, जहां स्कूल में हिजाब पहनने से रोकने पर जमकर हंगामा हुआ। सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी देखे किस तरह से पहुंचे, पथराव किया और स्कूल में मौजूद शिक्षकों को ही बंधक बना लिया गया। वहीं हालात काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले तक दागे और भीड़ को तितर बितर करने के लिए जमकर लाठियां भांजी गई। ये 3 तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है, जो बताने के लिए काफी है कि हिजाब पर हंगामा किस तरह से बढ़ता जा रहा है। हालात को काबू में करने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। इस दौरान पुलिस ने 18 लोगों को हिरासत में भी ले लिया। ये वो 18 लोग रहे जिन्होंने हिजाब को लेकर जमकर बवाल काटा, जमकर हंगामा यहां पर मचाया और हिजाब पर माहौल खराब करने की आखिर कौन ये कोशिश कर रहा है, कौन सबके पीछे है। अचानक से कर्नाटक के उडुपी से निकला ये पूरा मामला किस तरह से देश भर के अलग अलग राज्यों के कई शहरों तक, कई इलाकों तक पहुंच गया है, उसकी तमाम तस्वीरें आगे भी पहुंचाएंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की इस तस्वीर को आप देखिए। हैरानी होती है, हिजाब के समर्थन में, इसके विरोध में जिस तरह के प्रदर्शन सामने आ रहे हैं, उसे लेकर माहौल बिगड़ता जा रहा है। और हिजाब विवाद पर आंध्र प्रदेश में भी प्रदर्शन तेज हो गया। वहां की तस्वीर भी इस वक्त आपको दिखाने जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की ये तस्वीर आप देख लीजिए। ये कोई रैली नहीं निकल रही है, ये कोई एकजुट होकर किसी आयोजन का हिस्सा नहीं बन रहे, बल्कि ये हिजाब के समर्थन में किया जा रहा प्रदर्शन है। विजयवाड़ा की तस्वीर, सैकड़ों की संख्या में महिलाएं हिजाब पहनकर सड़कों पर कुछ इस तरह से उतर गई, नारेबाजी की गई और उन्होंने हिजाब के समर्थन में ये बड़ी रैली भी निकाली। हिजाब के समर्थन में नारेबाजी करते हुए उनकी ये रैली शहर के अलग अलग हिस्सों से गुजरती हुई नजर आई। हाथों में पोस्टर, बैनर्स लिए हिजाब का समर्थन करती ये महिलाएं यहां पर नजर आ रही हैं। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने किसी भी कीमत पर हिजाब पहनना नहीं छोड़ने का ऐलान कर दिया और खुद को इसके लिए हर लड़ाई के लिए तैयार भी बताया। और कुछ ऐसी ही तस्वीरें आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी से भी सामने आई। वो तस्वीरें भी आपके सामने, वहां भी हाथों में हिजाब के समर्थन में नारे लिखे पोस्टर्स और तिरंगे लेकर गानों की धुन पर हिजाब पहनी महिलाओं ने रैली कुछ इस तरह से निकाली, जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। तो हिजाब के समर्थन में देखिए किस तरह से देश के कई राज्यों से अब तक ये रैली की तस्वीर, पोस्टर, बैनर हाथ में लिए गाने गाकर अपने हिजाब के समर्थन में महिलाएं यहां पर उतरती हुई नजर आई। सुरक्षा बलों की तैनाती भी हालात को काबू में करने के लिए की गई है, लेकिन महिलाएं यहां पर खुद सड़कों पर उतर गई हैं और साफ कह रही हैं कि किसी भी कीमत पर वो हिजाब पहनना नहीं छोड़ेंगी। और आंध्र प्रदेश के बीजेपी प्रभारी सुनील देवघर ने हिजाब विवाद के पीछे पीएफआई की विंग सीएफआई को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने पीएफआई पर चुनाव के वक्त में वोट को पोलराइज करने का आरोप लगाया। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने हिजाब विवाद के पीछे कांग्रेस का हाथ बताया और कहा कि कांग्रेस ने जो विभाजनकारी बीज बोया था वो कभी आतंकवाद तो कभी हिजाब की शक्ल में सामने आ रहा है। बहुत बड़ा षड्यंत्र है और कई ट्विटर हैंडल्स पे मैंने देखा है कि इससे षड्यंत्र का पर्दाफाश किया गया है और ये पीएफआई का इसके पीछे हाथ है। उन्होंने सीएफआई बनाया, जो कैंपस को लेकर उन्होंने जो बनाया था, और बिल्कुल चुनाव के समय में पोलराइजेशन करना उनकी मंशा है और इसलिए ये गलत बात है। इसका हम पहले भी हम लोगों ने कहा कि ये गलत बात है और इसको चुनाव की नज़र से इसको राष्ट्रीय मुद्दा बनाना तो बहुत ही गलत बात है। वो कहते हैं ये सेकुलर है, लेकिन धर्म के आधार पर, हिंदू मुसलमान के आधार पर देश का बंटवारा कराया और वो बंटवारा कराया हुआ आज तक हिंदुस्तान को चैन से रहने नहीं दे रहा। वो कभी किसी शक्ल में, कभी किसी शक्ल में, कभी आतंकवादियों की शक्ल में, कभी हिजाब की शक्ल में, कभी किसी और शक्ल में वो सामने आते हैं। बीज कांग्रेस का बोया हुआ है, जो विभाजनकारी बीज बोया हुआ है। अब आपको कर्नाटक के बागलकोट की तस्वीर भी दिखाने जा रहे हैं। गौर से इस तस्वीर को देखिएगा, जहां एक स्कूल में 6 छात्राएं स्कूल में ही नमाज पढ़ रही हैं। ये वीडियो सामने आया, जिसके बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा भी आया। वो भड़कते नजर आए कि स्कूल में पढ़ने की बजाय आखिर नमाज कैसे अदा की जा रही है। उन्होंने स्कूल में नमाज अदा करने का विरोध भी किया। इधर स्कूल प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि नमाज पढ़ने के लिए उन्होंने
इजाजत नहीं दी, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद इस पर राजनीति भी अब शुरू हो गई है। उडुपी से बीजेपी के एमएलए रघुपति भट्ट का कहना है कि इसमें लड़कियों का कोई दोष नहीं, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। They want a political gain in this. That is their political game. Unfortunately, our 6 girls and their parents are innocent, but they have been in their control. I don't know how or why. That is in the investigation. It will come. और देखिए, वहीं हिजाब मामले में राजनीतिक दल भी अब अलग अलग खेमों में नजर आ रहे हैं। बीजेपी इसे साजिश करार दे रही है। तो देश कानून से चलता है, ये डरा करके। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान नहीं है। जिन लोगों की मानसिकता है कि हम एक बना देंगे इस्लामिक स्टेट की भूमिका में, ये भारत को मंजूर नहीं है। जो आज प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर की समस्या बन गई है, और मुझे बेहद दुख होता है कि भारत जैसे देश, जिसमें जो दुनिया भर के सताए हुए जो जाति धर्म लोग हैं, उसको आश्रय मिला हिंदुस्तान में, आज हम अपने लोगों के साथ किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं। कट्टरता चाहे इधर का हो चाहे उधर का हो, दोनों ही हमारे लिए नुकसानदायक है। साफ नज़र आ रहा है कि जो कल तक विद्यार्थी आराम से अपनी शिक्षा का ग्रहण कर रहे थे, सीख रहे थे, अचानक से उनके वो हिजाब पहनने लगे। अब कौन इनको भड़का रहा है, ये आप सब लोग समझते हैं। ये बार बार उंगली उठाते हैं भारतीय जनता पार्टी पे कि आप कम्युनल हैं, आप पोलराइजेशन कर रहे हैं। अब साफ नज़र आ रहा है कि पोलराइजेशन कौन कर रहा है। आज हिजाब का नहीं, आज जॉब का सवाल हमारे युवा पूछते हैं। तो हिजाब आज हमारे लिए महत्व का नहीं है, जॉब हमारे लिए महत्व का है। देश के बेरोजगारों को नौकरी देना, उनके हाथ को काम देना, ये सरकार का दायित्व है। और बीजेपी चुनाव के समय में इस तरह का हिंदू मुस्लिम वाद करती है, अब ये सबको समझ चुका है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी के ऐलान के बाद अब सियासत तेज हो गई। जहां संत समाज ने इस वादे का स्वागत किया, तो वहीं कांग्रेस और मुस्लिम स्कॉलर ने इसे चुनावी स्टंट करार दिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वादा किया था कि अगर उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनती है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा। बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के वादे का स्वागत किया, संत समाज भी स्वागत कर रहा है, लेकिन बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू ने इसे चुनावी स्टंट करार दिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड अनुष्ठान करेंगे, ऐसा उत्तराखंड सीएम कहा है, हम स्वागत करेंगे। संविधान में लिखा है, अंबेडकर जी ने बहुत बार कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। ये अच्छा है, देश के लिए अच्छा है, सभी एक है, आप अलग है हम अलग है, ऐसा सोचने के बदल हम लोग एक है, एकत्र भाव से काम करना देश के लिए अच्छा है। हम स्वागत करेंगे और अलग अलग स्टेट में हम स्टडी भी करेंगे, कैसा लागू कर सकता है, कितना उपयोग है, इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। वो जाने वो राज्य में क्या करेंगे नहीं करेंगे, वो तो जब सरकार बनेगी। अभी तो सब सारी बात आप खुद भविष्य में कर रहे हैं। चुनाव होगा, जनता क्या वोट देगी, किसकी सरकार बनेगी, तो हाइपोथेटिकल बात है, ये सब चुनावी बात है। चुनाव में तरह तरह की बात लोग करते हैं चुनाव के लिए। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो देवभूमि है हमारे, जहाँ पर स्वयं शिव वहाँ पर विराजमान है। इसे देवभूमि में यदि वहाँ के मुख्यमंत्री जी इस प्रकार की घोषणा करते हैं तो उस प्रांत में तो यह लागू हो जाएगा, लेकिन अन्य प्रांतों में भी इस प्रकार की घोषणा होना चाहिए। सामान्य नागरिक संहिता पूरे देश में होना बहुत आवश्यक है। कांग्रेस और मुस्लिम स्कॉलर प्रोफेसर जाहिद अली खान ने इसे चुनावी स्टंट करार दिया। क्या कुछ कहा, सुनिए आप भी। पहली बात तो ये है कि ये सिर्फ इलेक्शन स्टंट है, इसलिए कि वहाँ इलेक्शन हो रहा है, तो वोटों को वो करने के लिए
अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए और ये बताने के लिए कि देखो भाई हमारी जो पॉलिसी है मुसलमानों को हमेशा सताते रहने की और उन्हें गालियाँ या कोई ना कोई उन्हें नुकसान पहुँचाने की तरकीब लगाने की, तो उसमें से एक ये भी गाली है जो बहुत दिन से दी जा रही है। तो हम ये कर रहे हैं, हमें ज़रा वोट और ज़्यादा दे दो, वरना हुकूमत जो जा रही है जिसका सुपड़ा साफ हो रहा है वो ये बयान दे रहा है, उससे क्या फ़ायदा हो जाएगा उसके बयान से। उत्तराखंड में अपनी दाल ना गलते हुए देखकर अब भारतीय जनता पार्टी ने एक नया शिगुफा दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म कॉमन सिविल कोड लागू करने की बात कही है। मैं पूछना चाहती हूँ इन भाजपाइयों से, केंद्र में आप 7.5 साल से काबिज हैं सत्ता पर और यहाँ प्रदेश के अंदर पिछले 5 साल से आप सत्ता की मलाई चाट रहे हैं, तब आपको किसने रोका था यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए? और वहीं बीजेपी नेता सुनील देवघर ने कहा कि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार आएगी और वायदे पूरे होंगे। ऐसे ही वो सत्ता पर आएंगे, मेरी दृष्टि से उनकी विजय सुनिश्चित है। और जैसे ही वो सत्ता पर आएंगे उन्होंने जिस तरह से वादा किया है उस वादे को निभाएंगे और उनका अभिनंदन ही सबने करना चाहिए। इतना ही नहीं तो सभी राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों ने इसको लाने का प्रयास करना चाहिए और उसके लिए पहल करनी चाहिए। जैसे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी इस कॉमन सिविल कोड को लाना चाहिए वहाँ पर। और हमारे देश में जो संविधान है उस संविधान में जो सेक्शन 44 है उसमें इसका प्रावधान है। संविधान निर्माताओं ने कहा था कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस फैसले का समर्थन करते हुए इसे उत्तराखंड के लिए जरूरी बताया, जबकि एआईएमआईएम नेता ओवैसी ने इस तरह के फैसलों का सख्त विरोध किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने आज उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंट्रोड्यूस करने का बहुत बड़ा निर्णय आज उन्होंने अनाउंस किया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। उत्तराखंड के एक यूनिक कल्चर है और लंबी साल तक सिविलाइजेशनल हिस्ट्री उत्तराखंड के इस देवभूमि में है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए और ये यूनिक कल्चर को और शक्ति देने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ये जो निर्णय है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। पहले तो ये समझना चाहिए मुख्यमंत्री को कि यूनिफॉर्म का मतलब ये नहीं है कि कॉमन हो। और उन्होंने ये भी कहा कि जो भी आप कह रहे हैं, बाबा साहिब ने कहा था कि ये वॉलंटरी होना चाहिए, मैंडेटरी नहीं होना चाहिए। तीसरा ये है कि एमआईएम पार्टी का मानना ये है कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी के माने क्या है? डाइवर्सिटी के माने ये है कि एक वन साइज विल नॉट फिट एवरीवन। तो भारत देश में कई कल्चर्स हैं और आर्टिकल 29 जो है एक एब्सोल्यूट राइट है, फंडामेंटल राइट है। देखिए, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड पर क्या कहा था, ये सुन लेना भी जरूरी है। आइए आपको सुनाते हैं। उत्तराखंड की सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत की रक्षा, यहाँ के पर्यावरण की रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए उत्तराखंड की सीमाओं की रक्षा, ये तीनों ही आज उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए अहम है। इस दृष्टि से आगामी नई बीजेपी सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद न्यायविदों, सेवानिवृत्त जनों, समाज के प्रबुद्ध जनों और अन्य स्टेक होल्डरों की एक कमेटी गठित करेगी जो कि उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का दायरा विवाह, तलाक, जमीन जायदाद और उत्तराधिकार जैसे विषयों पर सभी नागरिकों के लिए समान कानून, चाहे वो किसी भी धर्म में विश्वास रखते हों, होगा। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान निर्माताओं के सपनों को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम होगा। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद राशिद ने पुष्कर सिंह धामी के ऐलान पर सवाल उठाए और इसे चुनाव के वक्त की बयानबाजी करार दे दिया। इतने साल उनकी जब हुकूमत रही तो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं लागू कर पाए, और एट द टाइम ऑफ इलेक्शन इस तरीके की बयानबाजी पिछले कई सालों से मुसलसल होती आ रही है।
और आवाम भी इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि इलेक्शन के टाइम में इस तरीक़े के मुद्दे क्यों उठाए जाते हैं। और जहाँ तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का ताल्लुक़ है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड दर हकीकत अपनी मल्टी रिलीजियस मल्टी कल्चरल सोसाइटी में इम्प्लीमेंट ही नहीं किया जा सकता। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी इस कानून का समर्थन किया और एक देश एक कानून की वकालत की। मैं पहले आपसे कहा एक देश एक कानून। अब ये विभिन्न संप्रदाय के लोग रहते हैं और मैंने आपको उदाहरण दिया। आज सब कहे, इसमें तो सबसे अच्छा मैं मानता हूं कि आजादी के कुछ ही साल बाद हिंदुओं ने बाल विवाह खत्म कर दिया। उसने भारत के संविधान को स्वीकारा। सबको स्वीकारना चाहिए, इसीलिए एक देश एक कानून होनी चाहिए। वहीं बीजेपी नेता प्रेम शुक्ला ने दावा किया कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने धारा 370 और राम मंदिर निर्माण के वायदे को पूरा किया, उसी तरह पार्टी के संकल्प को भी पूरा किया जाएगा। जिसके जवाब में कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल सामने आए और उन्होंने फर्जी शिवगुफा इसे करार दिया। समान नागरिक संहिता भारतीय जनता पार्टी का जो प्रमुख हमारे जो वचन है उसमें से एक है। जिस तरह से अनुच्छेद 370 संशोधित हुआ, जिस तरह से आज राम मंदिर का भव्य दिव्य निर्माण हो रहा है, उसी तरह से समान नागरिक संहिता भी भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है और उसको साकार किया जाएगा। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा मसला है वो एक राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है। इस पे राष्ट्रीय स्तर पे चर्चा होगी। और जहाँ तक भाजपा के मुख्यमंत्री उत्तराखंड की बात है, वो अपनी हार देखते भुखलाए हुए हैं। वो एक और गुफा, एक और जुमला छोड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री भाजपा के और भाजपा की डोली जो जुमलों की फौज है, जो झूठ पे मौज कर रही है, वो जो मर्जी वादे दिखा करें, जो मर्जी दिन में तारे दिखाएं, अब जनता उन पे विश्वास नहीं करती। तो सियासत का सुपर संडे है आज। क्या कुछ तस्वीर आज नजर आने वाली है चुनावी राज्यों से, उसकी तरफ रुख करें। पंजाब का जिक्र कर लेते हैं। 20 फरवरी को एक ही चरण में सभी 117 सीटों पर पंजाब में वोटिंग होनी है, मतदान होना है, जिसके लिए सभी सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज पंजाब में 3 बड़े दलों के बड़े नेताओं की चुनावी रैलियां सामने आएंगी। बीजेपी की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह आज पंजाब में चुनाव प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। अमित शाह पंजाब के लुधियाना, पटियाला और अमृतसर में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। कांग्रेस की तरफ से महासचिव प्रियंका गांधी पंजाब के कोटकपुरा और धुरी में रैली करती हुई नजर आएंगी। जबकि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी पंजाब के अमृतसर में पार्टी के लिए चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे। और सभी का मकसद एक यही है कि 117 सीटों पर काबिज हुआ जा सके। 117 सीटों के लिए कड़ी मशक्कत तमाम पार्टियों के जरिए इस वक्त की जा रही है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी चुनावी मैदान में उतरी हुई है। इस बार के सियासी समीकरण पंजाब के लिहाज से देखें तो किसी के लिए भी एक तरफा नजर नहीं आ रहे हैं, जिसके चलते पार्टी चाहती है, हर पार्टी यहां पर जो इस वक्त मैदान में उतरी हुई है वो जनता को अपने पक्ष में करने के जुगत में लगातार जुटी हुई है, जिसमें आज बीजेपी के दिग्गज नजर आएंगे। साथ ही आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल भी दिखाई देंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह आज पंजाब में चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे। अमित शाह पंजाब के लुधियाना, पटियाला और अमृतसर में चुनावी रैलियों को संबोधित करने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। और साथ ही अमृतसर में ही भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थल, दुर्गियाना मंदिर और स्वर्ण मंदिर में भी अमित शाह दर्शन करते हुए नजर आएंगे। पंजाब में एक ही चरण में मतदान है, यानी कि 20 फरवरी को सभी 117 सीटों के लिए वोटिंग होगी, जिसके लिए जोर आजमाइश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। और इसी कड़ी में आज एक बड़ी तस्वीर पंजाब की सियासत से नजर सामने आएगी। वहीं पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू के अमृतसर ईस्ट सीट से बाहर प्रचार न करने पर कांग्रेस की कलह एक बार फिर सामने आ गई। मतभेद किस तरह से मनभेद में तब्दील यहां पर एक बार फिर नजर आया, वो तस्वीर नवजोत सिंह सिद्धू के प्रचार को लेकर सामने आई है। बताया गया कि नवजोत सिंह सिद्धू को हेलीकॉप्टर नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से वो अमृतसर से बाहर प्रचार करने नहीं जा पाए। हालांकि विवाद बढ़ने पर सिद्धू की सफाई भी सामने आई, जिसमें उन्होंने कलह की बातों से साफ इनकार कर दिया और दावा किया कि पार्टी हाईकमान जो फैसला करेगी उसे वो
पूरा करेंगे। पंजाब में इसी महीने की 20 तारीख को एक ही चरण में 117 सीटों के लिए वोटिंग होनी है और इसमें ज्यादा दिन बचे नहीं हैं। ਕਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਠੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦਿਓ। ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ। ਕਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼? ਪਰ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਬਿਆਨ? ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਬੰਦੇ ਆਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦੇਦੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ नहीं, जो हाई कमांड के फैसले ਅਸੀਂ ਮੰਨੇ ਆ और ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਆ और बड़े हंस के ਅਸੀਂ चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं नवजोत सिंह सिद्धू को सुपर सीएम बताने वाले कांग्रेस नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने एक बार फिर उनका समर्थन किया और दावा किया कि नवजोत सिंह सिद्धू पहले भी कई सीटों पर प्रचार कर चुके हैं और आगे भी करेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि पार्टी ने एक लीडर तय कर दिया है, वो अच्छा प्रचार करे। चन्नी जी के बारे में जब उनसे सवाल पूछा गया कि दूसरे हलकों में आप चुनाव प्रचार करने जाएंगे कि नहीं, फिर उन्होंने कहा कि 5 से 7 सीटों पे अगर पार्टी कहेगी तो वो चुनाव प्रचार करने जाएंगे। तो क्या पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को कहा जाएगा, क्योंकि अब तो आप इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को भी कोई कहेगा तब चुनाव प्रचार करेंगे? नहीं, बिल्कुल, मेरी भी उनसे ये बात हुई। मैंने उनको बताया भी आपके लिए, जैसे पिछली बार तकरीबन 47 विधानसभा उन्होंने कवर किए थे, उन्होंने अपने हलके भी कैंपेन, क्योंकि वो इलेक्शन इस बार बड़ी है तो इसलिए वो इलेक्शन बड़ी लीडरशिप से आने से पहले वो इलेक्शन अपनी संभाल रहे हैं। अभी उसके बाद मुझे बाहर निकलना है। तकरीबन 46 हल्के घूमे उन्होंने और 30 हल्के और निकाल देंगे कम से कम। कैसे निकालेंगे? रोड से तो संभव नहीं होगा, हेलीकॉप्टर देंगे। ये भी कहा जा रहा है कि इस बार हेलीकॉप्टर उनके पास उपलब्ध नहीं है। नहीं, बिल्कुल हेलीकॉप्टर 1 मिनट में जो उनका हुक्म होगा, उनका स्टाफ प्रोग्राम बना के देगा। तो मुझे ये हुक्म किया गया था, भी उनको बिल्कुल कन्वे करना है। और हेलीकॉप्टर सिद्धू जी लेके हेलीकॉप्टर क्या चीज है बताइए? ये तो आप ही लोग बताएंगे ना, हम लोग कैसे बताएंगे? नहीं, मैंने कहा हेलीकॉप्टर तो वो तो खुद करोड़ों रुपया दान करने वाला आदमी है अपने जेब से। हेलीकॉप्टर तो जिसको भी पार्टी अगर दे रही है, अगर चन्नी जी के पास है, वो पार्टी प्रेसिडेंट जो होता है जब इलेक्शन शुरू हो जाती है तो सुप्रीम पार्टी हेड है। अगर हेलीकॉप्टर चन्नी जी के पास है, वो भी सिद्धू जी का दिया हुआ है। तो रवनीत सिंह बिट्टू के सुपर सीएम वाले बयान पर कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल ने उनसे सफाई मांग ली और दावा किया कि कांग्रेस जीती तो जनता सुपर सीएम होगी। सरदार रवनीत सिंह बिट्टू जी को ही इस बात पे सफाई देनी चाहिए कि किस संदर्भ में उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू जी को सुपर सीएम घोषित किया। पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से ये स्पष्टीकरण दे देते हैं, जब पंजाब में 10 मार्च के बाद कांग्रेस की सरकार आएगी तो पंजाब की जनता सुपर सीएम होगी और सीएम उस जनता का सेवादार होंगे। और ये लोकतंत्र है, ये जनता का द्वार है, जनता ही यहाँ सब कुछ है। और देखिए, इस बीच बीजेपी ने कांग्रेस में सीएम पद की कलह पर जारी झगड़े पर पूरी पार्टी को ही कुछ इस तरह से घेर लिया। तो गोवा में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है हमारे विरुद्ध। हर कैंडिडेट चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट, और यहाँ भी चीफ मिनिस्टर उन लोगों ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया कांग्रेस पार्टी ने। पर झगड़ा जारी है, झगड़ा जारी है। ऐसे लोग पंजाब की चिंता करेंगे या कुर्सी की चिंता करेंगे? बताओ किसकी चिंता करेंगे? पंजाब की चिंता करेंगे या कुर्सी की? ये कुर्सी के ही पीछे बने हुए हैं। 14 फरवरी यानी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के जालंधर में एक बड़ी रैली करने वाले हैं, जिसे लेकर सियासत तेज हो गई है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर पंजाब कांग्रेस के नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने उनकी सुरक्षा को लेकर तंज कसा, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। मामले में सियासी घमासान बढ़ने के बाद रवनीत सिंह बिट्टू की भी सफाई सामने आई, जिसमें उन्होंने दावा किया कि पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक ना हो, इसलिए उन्होंने पीएम को सड़क से न आने की सलाह दी थी। आपने तो प्रधानमंत्री को चुनौती दे दी कि किसी तरह से आ जाएं, पूरी सुरक्षा के साथ आ जाएं, कार से आए या हेलीकॉप्टर से आए या हवाई जहाज से आए, लेकिन जनता का आक्रोश है, वो आक्रोश जनता दिखाएगी। और बीजेपी ने पलटवार किया है कि पिछला जो सुरक्षा में चूक हुआ था वो कांग्रेस की साजिश है। तो आपके बयान से विवाद बढ़ गया है। देखो, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो किसी बीजेपी के प्रधानमंत्री है। हमें अपने प्रधानमंत्री का फिक्र नहीं है। अगर प्रधानमंत्री की गाड़ियां वहां रुक गई
तो पाकिस्तान बिल्कुल सामने था। अगर वो कोई वहां से लॉन्चर या कोई हमला कर देता तो वो किसकी जिम्मेवारी थी? अब भी वो पठानकोट में आ रहे हैं जो बिल्कुल बॉर्डर पे है कि सिक्योरिटी के कारण कह रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री है, हम चेतावनी नहीं दे रहे हैं, चिंता व्यक्त किया है अपने, आप ये कह रहे हैं। हम तो पार्लियामेंट के उनके साथ हर वक्त उनके साथ बैठते हैं, उनसे बातचीत होती है। देश का कोई भी, मैं तो चलो एक देशभक्त परिवार से हूँ, शहादत वाले, एक नागरिक प्रधानमंत्री को किसी की हिम्मत है चेतावनी देने की? ये सोच सकता है कोई प्रधानमंत्री? आपने चिंता जताई या राजनीतिक बयान है? मैंने ये कहा है भी हेलीकॉप्टर द्वारा जहां प्लेन आए, प्लेन के बाद एयरफोर्स के बड़े 3 हेलीकॉप्टर होते हैं, वो बिल्कुल स्टेज के साथ उनको अच्छी तरह उतारें और वो वहां से बोल के सुरक्षित चले जाएं। तो पंजाब कांग्रेस के नेता रवनीत सिंह बिट्टू भले ही अपने बयान पर सफाई दे रहे हों, यू टर्न ले चुके हों, लेकिन बीजेपी नेताओं के हमले जारी हैं। बीजेपी नेता तरुण चुग ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी के पिछले दौरे के दौरान भी साजिश रची गई थी और एक बार फिर लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू का बयान कांग्रेस की घटिया षड्यंत्रकारी मानसिकता को दिखाता है। ये साफ दिखाता है कि किस तरह से पिछली बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को पंजाब दौरे के दौरान एक खूनी षड्यंत्र, जान से मारने का षड्यंत्र रचा गया था और अब फिर लोगों को उकसाने का प्रयास कांग्रेस की ओर से हो रहा है। उसके सांसद रवनीत बिट्टू पंजाब को दहलाने की कोशिश, डराने की कोशिश, पंजाब के अंदर गड़बड़ कराने की कोशिश कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी को सड़क मार्ग से ना आने की धमकी दे रहे। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और वो भी जिसके घर में आतंकवाद की शहादत हुई हो, वो पंजाब को दहलाने की कोशिश कर रहा है। मुख्यमंत्री और पंजाब की सरकार ने साजिशन तरीके से प्रधानमंत्री की ज़िंदगी और उनकी सुरक्षा में खलल पड़े, उसके लिए सुनियोजित ढंग से शायद एक षड्यंत्र रचा था। अब सवाल ये पैदा होता है कि कांग्रेस पार्टी ने उसको खंडन करने के बदले कई कांग्रेस पार्टी के नेता, नाना पटोले हो, बीवी श्रीनिवास हो और तमाम तरीके के नेता हाउस द जोश पूछ रहे थे। उसका उनको गौरव महसूस हो रहा था। प्रियंका वाड्रा को ब्रीफिंग भी दी गई थी इस सेंसिटिव विषय पर। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो संलिप्तता, जो उनका पूरा का पूरा एक उनका साजिश था, वो तब भी सामने निकल कर आया था और रवनीत बिट्टू का बयान उसी साजिश की ओर फिर से एक प्रमाण के रूप में सामने निकल कर आ रहा है। और दूसरे चरण के प्रचार के आखिरी दिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर के देवबंद में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने देवबंद में एटीएस सेंटर खुलने के बहाने विपक्ष पर बड़ा हमला किया। तालिबान के नाम पे तो ज्यादा ही गर्मी आ रही थी, तो मैंने कहा हमने तो गर्मी शांत करने के लिए पहले एटीएस का सेंटर यहां दे दिया है। 3 राज्य, 24 जिले, 165 सीट, 3 करोड़ मतदाता, 38,000 पोलिंग बूथ और एक महा कवरेज जो दिखाएगी पोलिंग डे की हर हलचल।